रोजगार की तलाश, उत्तर भारत की पहली यात्रा। रामेश्वरम में जन्मे और दक्षिण के अनेक नगरों में पढ़ते हुए उम्र की 27वीं वर्षगांठ तक पहुंचे अब्दुल कलाम ने अब तक दक्षिण भारत से बाहर कदम नहीं रखा था। मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने वाले बच्चों की यह कैसी मजबूरियां हैं कि अपनी एक चौथाई या तिहाई जिंदगी पढ़ने और सीखने में बिता दे और बाहर की दुनिया में झांकने का एक मौका भी ना पा सके। सीमित आय, सीमित संसाधन और सीमित समय। जब जीवन के विविध रूपों को जानने और समझने की ललक होती है, जब सौंदर्य और प्रियता की पूजा करने का मन होता है, तब मध्यम वर्ग का युवक जी तोड़ मेहनत करके भविष्य में अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहा होता है। इसके ठीक विपरीत प्रसन्न वर्ग के बच्चे कम आयु में ही देश के सभी दर्शनिक स्थलों को देख चुके होते हैं, पहाड़ियों और घाटियों के सौंदर्य से परिचय कर चुके होते हैं और कुछ तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों तक की हवाई यात्रा भी कर चुके होते हैं। 27 वर्षीय कलाम असाधारण प्रतिभा के धनी थे। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें इंजीनियरिंग में दाखिला मिल पाया था। आर्थिक कमजोरी उसमें सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी थी। 4 वर्ष तक इंजीनियरिंग का कोर्स उन्होंने छात्रवृत्ति के सहारे पूरा किया। ना उनके पास इतना पैसा था कि वे कहीं घूम आते, ना ही समय। रात दिन कठोर परिश्रम करके वे अपनी योग्यता के स्तर को ऊंचा उठाने में लगे रहे ताकि कहीं छात्रवृत्ति बंद ना हो जाए। बीच में कभी अंक अच्छे नहीं आते तो छात्रवृत्ति शायद बीच में ही छूट जाती। कोई तो ऐसी मूल्यांकन प्रणाली अथवा मानक प्रणाली देश में विकसित की जानी चाहिए जिससे प्रतिभावान निर्धन छात्रों की परेशानी कुछ कम हो सके और उन्हें भी दुनिया को ठीक से समझने और जीवन को ठीक से जीने का अवसर मिल सके। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह कमी बहुत खटकती है। सन 1958 में बंगलोर में से इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री लेने के बाद कलाम नौकरी की तलाश में निकले। उन्होंने भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में नौकरी के लिए अर्जियां भेजी। एक का ऑफिस देहरादून में था, दूसरे का दिल्ली में। दोनों जगह से ही उनके पास इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कॉल लेटर आ गया। पहले दिल्ली में इंटरव्यू देना था, बाद में देहरादून में। अंततः कलाम ने बेंगलोर से दिल्ली के लिए रेल पकड़ी। रेल में बैठे बाहर के दृश्य को देखते हुए कलाम सोच रहे थे कि भारत एक निराला देश है। इसका भूगोल, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, सब कुछ अपने आप में बेजोड़ है। वे सोच रहे थे ईसा से करीब 1500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से आगे तक गुजरने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में गोरी चमड़ी वाले आर्य जाति के लोग फैल चुके थे। 10वीं शताब्दी में मुसलमान आए तो बाद में स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए। एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य का रास्ता बनता गया। धार्मिक जीतों का सिलसिला जारी रहा। इस प्रकार वे इतिहास की गहराइयों में उतरते गए और सफ़र करता गया। इस बीच उन्होंने खेतों में काम कर रहे लोगों को देखा। रेल के डिब्बे से देश के देहाती रूप को शायद उन्होंने पहली बार देखा था। इसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार लिखा है। धान के खेतों में सफ़ेद धोती और पगड़ी लगाए हुए काम कर रहे लोग तथा चमकीले रंग बिखेरती महिलाओं को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई सुंदर पेंटिंग हो। मैं रेलगाड़ी की खिड़की से चिपका हुआ बैठा था। ज़्यादातर जगहों पर लोग किसी न किसी काम में लगे दिखाई पड़े जिसमें एक तरह की लय और शांति थी। जानवर चरा रहे पुरुष, कुओं में से पानी खींचकर ला रही महिलाएं, कभी कभार कोई बच्चा नजर आ जाता और ट्रेन की ओर हाथ हिला छूट जाता। इस प्रकार रेल से लंबी यात्रा पूरी करने के बाद कलाम दिल्ली पहुंचे। यहाँ उनके जीवन की पहली यात्रा थी। उस समय दिल्ली उनके लिए एक अजनबी शहर था। वे केवल इतना जानते थे कि दिल्ली सूफी संत हजरत निजामुद्दीन का शहर है, भारत की राजधानी है।
और यहाँ भारत के शीर्ष नेता, संसद सदस्य, मंत्री, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निवास करते हैं। उस दिन उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस नगर में वे एक अजनबी रूप में रेलगाड़ी से उतर रहे हैं और उनके स्वागती नगर में एक दिन लोग उनके दर्शनों को तरसेंगे। यदि कभी वे जनता के बीच या सार्वजनिक स्थान पर दिखाई दे गए तो पूरा शहर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ेगा और वह राष्ट्रपति भवन, जिसे उन्होंने अपने प्रथम दिल्ली प्रवास के दौरान दूर से देखा था, एक दिन उनका अपना आवास बनेगा। दिल्ली में वे एक सप्ताह तक रहे। इसी बीच उन्होंने DDTD एयर में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, चुने जाने की पूरी संभावना थी, परंतु कलाम को वायुसेना चयन बोर्ड देहरादून में ज़्यादा रुचि थी। वायुसेना में कमीशन अधिकारी के लिए इंटरव्यू होना था। पक्षियों की तरह हवा में उड़ने की जो कल्पना वे बचपन से करते आ रहे थे, वह पायलट बनकर हवाई जहाज की उड़ान से पूरी की जा सकती थी। कलाम बहुत उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि शीघ्र ही उनका वह स्वप्न पूरा होने वाला है। इंटरव्यू के लिए उन्होंने बड़ी तैयारी की थी। रात दिन एक कर दिया था। सामान्य ज्ञान, बुद्धि परीक्षा, अंग्रेजी पर अधिकार आदि सभी पहलुओं पर उनकी शानदार पकड़ थी। अगले ही दिन वे दिल्ली से देहरादून रवाना हो गए। देहरादून की जलवायु उन्हें बहुत अच्छी लगी। पहाड़ियों और जंगलों की गोद में बसा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देहरादून उनके मन को भा गया। इंटरव्यू हुआ। 25 में से केवल 8 प्रत्याशियों का चयन होना था। इंटरव्यू में उनसे जो प्रश्न पूछे गए थे उन सब का उन्होंने ठीक उत्तर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका चयन अवश्य कर लिया जाएगा। परंतु जब सूची तैयार हुई तो पता लगा कि उनका नंबर रह गया है। उनसे ठीक पहले 8 प्रत्याशी चुन लिए गए और वे रह गए। उनके रहने का कारण योग्यता अथवा बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी। इस मामले में तो वे सभी प्रत्याशियों से बहुत आगे थे। चयन का आधार यहाँ शारीरिक योग्यता थी। इसी कारण कलाम का चयन नहीं हो पाया। कलाम निराश हो गए। मन की सारी उमंगें गायब हो गई। उड़ान भरने की उनकी कल्पना औंधे मुँह गिरी और वे कराह उठे। अब तो उन्हें लगा कि दिल्ली में भी उन्हें नहीं चुना जाएगा। निराश और अवसाद ने उन्हें बुरी तरह दबोच लिया। वे सोचने लगे, अब मैं रामेश्वरम जाकर घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी BSc की शिक्षा और 4 वर्ष की इंजीनियरिंग में की गई मेहनत सब बेकार हो गई। घर में गरीबी और बाहर बेरोजगारी, अब क्या होगा। बार बार एक ही बात कचोट रही थी। मेरे से पहले वाले 8 को चुन लिया गया और मैं रह गया, जबकि नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे थी। बड़ी मुश्किल से पेट काट कर घर वालों ने पढ़ाया। जोहरा आदि के त्याग, छात्रवृत्ति की बदौलत इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई, परंतु था खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि पता नहीं कैसे कैसे विचार उनके मन को मथने लगे। अफवाह में वे चयन बोर्ड में से बाहर निकले और जंगल में जाकर एक चट्टान पर बैठ गए। उन्होंने देखा नीचे एक झील थी जिसमें ऊंचाई से एक झरना गिर रहा था। कभी झील झिलमिलाती, कभी झरना स्थिर दिखता। कलाम को लगता था कि आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल भरे होंगे। ऐसे कई सवाल थे जो जवाब चाहते थे। अब कलाम को देहरादून में ठहरना 1 मिनट भी अच्छा नहीं लगा। वे वहाँ से चल पड़े और ऋषिकेश जा पहुँचे। ऋषिकेश पहुँचकर उन्होंने देखा कि निर्मल गंगा जल सागर सा लहरा रहा था। गंगा में स्नान करने के लिए उन्होंने किनारे पर कपड़े उतारे और जल में उतर गए। काफ़ी देर तक वे गंगा में स्नान का आनंद लेते रहे। जब रामेश्वरम में थे तो गंगा के बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनते रहते थे। राजा भागीरथ के कितने ही पुरखों ने तपस्या की, परंतु गंगा द्रवित नहीं हुई। फिर भागीरथी ने तपस्या की। उनकी तपस्या से गंगा का हृदय पिघल गया और वे प्रकट हो गई। भागीरथी ने उन्हें अपने साथ चलने का निवेदन किया। गंगा तैयार हो गई, परंतु गंगा के वेग को भला धरती कैसे संभाल सकती थी। अतः राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे स्वर्ग से उतरने वाली गंगा की धारा को सुरक्षित पृथ्वी तक पहुंचने की व्यवस्था करें। शंकर भगवान तो भोले भंडारी थे। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करे वे उनकी अवश्य सुनते थे। राजा भागीरथ
की विनती उन्होंने सुन ली और गंगा के प्रबल वेग को अपनी जटाओं में रोकने के बाद उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार उन्हीं भगवान शिव शंकर की कृपा से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, जिनकी स्थापना भगवान राम ने श्री रामेश्वरम में त्रेता युग में की थी। इस पौराणिक कहानी को मन ही मन दोहराते हुए वे स्नान कर ज्यों ही बाहर निकले, उनकी नज़र एक छोटी सी पहाड़ी पर बने आश्रम पर पड़ गई। उत्तर भारत के चमत्कारी साधुओं और तपस्वियों के बारे में उन्होंने दक्षिण में अनेक कथाएं सुनी थी। ऋषिकेश और हरिद्वार तो प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषियों की तपस्या स्थली रही है। उनके मन की उदासी भी इस स्मृति से कुछ क्षणों के लिए हवा में उड़ गई थी, परंतु अगले ही क्षण वह उदासी फिर लौट आई। परिवार की आर्थिक आवश्यकताएं और बेरोजगारी की समस्या के ने उनके मन में फिर से कचोट पैदा कर दी थी। कलाम को भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास था। उनके मन में एक आवाज़ उठी, आश्रम में चलो, तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी निश्चय ही वहाँ मिल जाएगा। पवित्र तीर्थ स्थली ऋषिकेश कोई साधारण जगह नहीं है।